आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित होते हैं, जिसके कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है कि किस प्रकार सीमित साधनों से हम अपनी असीमित आवश्यकताएं पूरी की जाए। इस प्रकार दुर्लभता और चयन का संबंध अटूट है, जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चयन संबंधी समस्याओं से जुड़े व्यवहार का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। सर्वप्रथम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो, ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस का हिंदी रूपांतरण है। व्यष्टि से अभिप्राय है अत्यंत छोटी इकाई, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है व्यक्ति इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक आय, व्यक्तिक उत्पादन एवं व्यक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायता करता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से रखती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता के रूप में यह छोटे छोटे चरों का अध्ययन करती है। इसके चरों का प्रभाव इतना कम है कि इसके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता अपने उपभोग, एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। नंबर तीसरा है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं अथवा दोष। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं एवं दोष निम्नलिखित है। पहला है केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय आय अथवा विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा, अवास्तविक मान्यताएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल पर आधारित है, इसलिए काल्पनिक भी कहा जाता है। नंबर तीसरा, व्यष्टि निष्कर्ष समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती है जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष निकलता है। नंबर चौथा, संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जिसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकोषीय नीति, विदेशी विनिमय आदि। नंबर पाँचवा, अव्यावहारिक। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम
एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यवहारिक है तो इस पर बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यवहारिक ही कहे जाएंगे। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से आशय समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। पहला है विस्तृत दृष्टिकोण। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि इसकी सहायता से राष्ट्रीय आय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का हल निकाला जाता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र प्रायोगिक अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार करता है। दूसरी विशेषता है विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों के सामान्य प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्ति अथवा उद्योग विशेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी विशेषता सामूहिक हितों पर बल। समष्टि अर्थशास्त्र की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिक हितों पर सर्वाधिक बल देना है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति हित की तुलना में सामूहिक हितों को अधिक बल देता है। चौथा परस्पर निर्भरता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन की दशा में हुए परिवर्तनों का प्रभाव अन्य इकाइयों पर नहीं पड़ता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में मात्राएं इतनी अधिक होती है तथा ये एक दूसरे के परस्पर इतने संबंधित होते हैं कि एक में परिवर्तन करने पर अन्य मात्राओं के संतुलन स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों तथा औसतों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण के अनेक सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र के सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर, मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, रोजगार आदि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में निम्नांकित बातें मुख्य रूप से सम्मिलित होती है। पहला है आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण। आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री है। आय एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग कुल व्यय अर्थात उपभोग व्यय, विनियोग व्यय एवं सरकारी व्यय द्वारा निर्धारित होती है। प्रभावपूर्ण मांग में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी की दशाएं उत्पन्न होकर आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती है। दूसरी मुख्य बातें सम्मिलित होती है इसमें सामान्य कीमत स्तर एवं स्फीति का विश्लेषण। मुद्रास्फीति के कारण उत्पन्न स्फीति कीमत वृद्धि वर्तमान विश्व की सबसे कष्टदायक आर्थिक बीमारी है। विकसित एवं अर्धविकसित दोनों की तरह ही अर्थव्यवस्था इससे पीड़ित है। तीसरा है आर्थिक विकास के सिद्धांत। आर्थिक विकास का अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व के अनेक देशों को गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। चौथा वितरण का समष्टि सिद्धांत।
वितरण की अनेक समस्याओं जैसे कुल राष्ट्रीय आय में उत्पादन के विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक कितना है, उनमें कुल आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का मुख्य विषय है। नंबर 5, राजस्व का सिद्धांत। राजस्व के अनेक सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत एवं आर्थिक नियोजन के सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। उसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है समष्टि आर्थिक स्थितिकी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संतुलन की दशा में किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थितिकी में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोफेसर किन्स के अनुसार निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। y=c+i। यहाँ y बराबर कुल आय, c का मतलब कुल उपभोग व्यय एवं i का मतलब कुल विनियोग इन्वेस्टमेंट। दूसरा है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी। इसके अंतर्गत स्थितिकी रीति द्वारा प्रायोगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न समष्टि चर जैसे कुल आय एवं कुल रोजगार आदि परिवर्तन होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु भी परिवर्तित होते रहते हैं। तुलनात्मक समष्टि में आर्थिक स्थितिकी के अंतर्गत इन विभिन्न साम्य बिंदुओं की परस्पर तुलना की जाती है, किंतु यह विश्लेषण इस बात की कोई व्याख्या नहीं करता कि एक साम्य की स्थिति से दूसरे साम्य की स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया में कौन कौन से घटक प्रभावशाली रहे, अर्थात अर्थव्यवस्था एक साम्य से दूसरे साम्य की स्थिति किस प्रकार पहुंचेगी। और नंबर तीसरा प्रकार है समष्टि आर्थिक प्रायोगिकी। आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम एवं यथार्थ प्रणाली है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। हालांकि उच्च गणितीय प्रयोग के कारण यह जटिल प्रणाली है, किंतु यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के प्रायोगिक चित्रों को यथार्थ में प्रस्तुत करती है। इसका विकास हाल ही के वर्षों में फ्रिस, रॉबर्टसन, हिक्स, टिनबर्जन, हैरोल्ड सैमुएल्सन आदि प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया है।